तो नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव। स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी की पाठशाला में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंधित पिछले 3 वर्षों में जो पेट के एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं का जो सब्जेक्ट वाइज विषयवार 10 शिफ्ट में जो परीक्षा हुआ है उसका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सभी का 3 साल में 10 में हुए एग्ज़ाम को इकट्ठा विषयवार यहाँ पर प्रश्न हम एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। पीवाईक्यू को देखेंगे तो सारे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कब पूछे गए हैं, विकल्प क्या, उनकी व्याख्या क्या है, तो सारा प्रश्न हम देखेंगे। तो समय को ज़ाया न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान, यानी उड़िया पठार आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, किस जिले में है? सिरोही जिले में है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, चलिए, कितना इसकी ऊंचाई है? 1350 मीटर की ऊंचाई पर ये अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों का उदय उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करिए जिनमें वे बहती हैं। इनमें कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, यही देखना हमें। ठीक है, तो इसमें कार्मेघ नदी, नैतरणी नदी, गिरना नदी, हंसदेव नदी। राज्यों के नाम है ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और असम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे जाती है। तो पहला कि कार्मेघ जो नदी है वो असम में। ठीक है, नैतरणी नदी जो आपकी है वो उड़ीसा में है, और गिरना नदी जो है आपका महाराष्ट्र में, और हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कामेंग नदी दो नाम है, असम में, नैतरणी उड़ीसा में, गिरना महाराष्ट्र और हंसदेव छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है, ये 2021 का प्रश्न है। 24 तारीख को 8 अगस्त 24 में पूछा गया। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन ए बी सी डी है। कौन कौन सी नदियां, इसको देख लेते हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदियों में गंगा नदी तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन डी, यानी आपकी गंगा नदी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं। अच्छा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती है गंगोत्री से। ठीक, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है ये चेमायुगडुंग से निकलती है। कहाँ से? चेमायुगडुंग से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, चेमायुगडुंग। चौथा प्रश्न है कि पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश यानी पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह ऊंचाई वाली घाटी है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है वहाँ पे। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? प्रश्न को, ये आपका 2022 का प्रश्न है, 15 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? लुलु द्वीप, मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप या मांजुली द्वीप? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मांजुली द्वीप। ठीक है, अच्छा ये बताइए किस राज्य में है? असम में है। ठीक, मांजुली द्वीप असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ, असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक एकदम आसान प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए घाघरा, दामोदर, हुगली और कोसी। तो इसका सही जवाब होगा कोसी। क्या?
कोसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून के दौरान यह नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है और वहां पर अप्रत्याशित बाढ़ का कारण बनती है। हर साल जान-माल की भारी नुकसान होता है बिहार में। आप देखते होंगे नदियों में मकान बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान होता है, इसीलिए उसे वहाँ का शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए डोडाबेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर, अन्नामुड़ी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर किसका है? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, गुरु शिखर पे है। ठीक है, अच्छा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, ये राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची, यानी राजस्थान के माउंट आबू के पास है। ठीक, लंबाई 1722 मीटर। गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि गुरु शिखर की लंबाई लगभग 1722 मीटर है। राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यानी आपकी जो अरावली श्रेणी है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित दिए गए दरों और उनके स्थानों पर जोड़े को सही है या नहीं। पहला कि जोजिला और बुर्जिल जो दर्रा है जम्मू और कश्मीर में है। दूसरा है कि बारा या लाचपा और सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में है, या थांगला नीत के पास और लिपू लेक दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, या नाथुला और जिलेपा सिक्किम में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा सही है। यानी ये ऑप्शन होगा, यानी दूसरा बारा, लापचा, ला और सिपकिला उत्तर प्रदेश में है, थांगला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको सही से अगर आप देखना है तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घोड़े की नाल के आकार की 2023 का प्रश्न, ये बड़ा मिलेगा। जब भी आप 2023 का प्रश्न देखेंगे तो वो बड़ा, क्योंकि 2023 अब तक का पेट का सबसे टफ एग्जाम था, सभी शिफ्ट इसके टफ थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा धैर्य से पढ़ेंगे कि घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये तामिया जिला है इसका नाम। ठीक है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई संगठित तलछट से बना है? ठीक है, ऑप्शन 1 शिवालिक श्रेणी, उसको रेंज भी कहते हैं, असम हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी, या कुमाऊं हिमालय। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी शिवालिक श्रेणी रेंज को ये असंगठित तलछट से बना, यानी टूट कर गाद हैं, रेत हैं, बजरी हैं, जैसे टुकड़े छोटे छोटे बहते हुए आते हैं और फिर से इससे शिवालिक पर्वतमाला बड़ा बहुत काफ़ी समय लगा। ठीक है, ये नदियाँ जो उच्च हिमालय से निकलते हुए आती हैं, ऊंचे हिमालय से नदियाँ निकल के आएंगी तो यहाँ पर रुकते हुए धीरे धीरे वो पर्वतों का निर्माण करती हैं, जिसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ये सबसे निम्न श्रेणी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर लिखा है कि शिवालय पर्वतमाला श्रेणी की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला शिवालिक या रेत, गाद, बजरी, असंगठित तलछटों से बना है, जिन्हें उच्च हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा नीचे लाई जाती हैं। वो टूट कर जब उनका विखंडन होता है तो नीचे आकर के इकट्ठा होकर के उन्हीं से उसका निर्मित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा, यानी वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन
ए शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, या ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु, या ऑप्शन डी स्थानीय वायु परिसंचरण। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या, यानी उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी मानसून। यानी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा ऋतु की शुरुआत अक्टूबर से कहाँ होता है? दिसंबर तक, ठीक है। लौटते हुए मानसून की वर्षा कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा वर्षा? लौटते हुए मानसून की वर्षा, मानसून की वर्षा इसको कहते हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि लौटते हुए मानसून की वर्षा अधिकतम किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर में होती है। उसके क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है व्याख्या में, देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी सभी का PYQ सभी इकट्ठा जगह है, यानी 10 शिफ्ट में अलग अलग आप ढूंढेंगे। सभी प्रश्न एक ही जगह इकट्ठा पढ़ने से ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस भाग से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसकी व्याख्या भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए निम्न वेग हवाएं, ऑप्शन बी भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, या सी उच्च आर्द्रता से युक्त उच्च हिमालय, या डी गर्म और शुष्क मौसम। प्रश्न 12 के निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? लाइट थोड़ी सी अब जाके ठीक हुई है, ठीक। चलिए, ये 15 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 1 का प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी उच्च आर्द्रता से युक्त उच्च तापमान, ठीक है। अक्टूबर की गर्मी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अक्टूबर की गर्मी गर्म या मौसम की अवधि को संदर्भित करता है जो मानसून के वापस जाने के साथ होती है, जो बढ़ते तापमान के साथ अवशिष्ट नमी का कारण बनती है। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन काल वैशाखी, मैगो शावर, लू, या व्यापारिक पवन है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लू कहते हैं इसको, ठीक है। उत्तरी मैदानों में विशेषकर बढ़ती है। लू एक क्या है? एक गर्म और शुष्क हवा होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। लू एक गर्म और शुष्क पवन है जो गर्मियों के महीने में विशेष रूप से मई और जून में बहती है भारत के उत्तरी मैदानों में। अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। क्या अंत, विश्राम, प्रस्फोट, या परीक्षण? इसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रस्फोट यानी फटना। बादल का फटना भी उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, ठीक है। मानसून का इसे प्रस्फोट कहते हैं। सामान्य वर्षा से अधिक अचानक भारी वर्षा हो जाती है, आमतौर पर ये जून में होती है, ठीक है। जून के प्रारंभिक दिनों में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसका व्याख्या, वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मानसून का प्रस्फोट सामान्य वर्षा की अवधि के बाद अचानक भारी वर्षा की शुरुआत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? 2022 का प्रश्न है, 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 में। थार मरुस्थल, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या डी गोवा? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल, ठीक है। यहाँ दिन के समय तापमान 45 डिग्री तक हो सकता है, रात के समय तापमान 10 डिग्री तक या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। ये थार मरुस्थल की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्नों को 1 घंटे में ही हम कर लेंगे। पिछले 3 साल के 10 शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं 45 डिग्री है और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। यानी सब्जेक्ट वाइज 3 साल में, विगत 3 सालों में 10 शिफ्ट में अलग अलग जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग पेपर में, उन सभी को इकट्ठा करके सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी को एक साथ हम देखेंगे, ताकि हम सभी विषयों के प्रश्न एक जगह देखने से हमें स्पष्टता और अच्छे से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेफाइट पाया जाता है? काला ग्रेफाइट, राखी ग्रीन ग्रेफाइट, रोजी पिंक गुलाबी ग्रेफाइट या मेरी गोल्ड ग्रेफाइट? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। 2023 का प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी रोजी पिंक। कौन सा? रोजी पिंक गुलाबी ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए, ये उच्च गुणवत्ता की होती है, ये उच्च गुणवत्ता की होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका विशेषकर उपयोग किया जाता है। जो ग्रेनाइट एक विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली किस्म की है जिसका व्यापक रूप से निर्माण और सजावटी अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न ये भी हो जा सकता है कि सजावटी अनुप्रयोगों में किस ग्रेनाइट का अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो रोजी पिंक गुलाबी ग्रेफाइट, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। एक और प्रश्न राजस्थान से कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 2021 का प्रश्न है, 24 अक्टूबर को। तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम या इस्पात? क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तांबा। क्या? ऑप्शन ए, तांबा। यानी जो खेतड़ी परियोजना है, खेतड़ी परियोजना तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, झुंझुनू जिला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खेतड़ी परियोजना तांबे के खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा ब्राउन कोयला भी कहते हैं? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, कोक या सब बिटुमनन? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका 2023 का प्रश्न है, ठीक है। शिफ्ट 2 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला कहा जाता है? ऑप्शन बी, लिग्नाइट। क्या होगा? ऑप्शन बी, लिग्नाइट को कहते हैं, ठीक है। भूरा कोयला कहते हैं। इसमें निम्न श्रेणी का ये कोयला होता है। लिग्नाइट जो होता है निम्न श्रेणी का, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा मुलायम होता है और भुरभुरा भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए। लिग्नाइट को अक्सर इसके भूरे रंग के कारण, कम कार्बन सामग्री के कारण भूरा कोयला कहते हैं। ये उच्च नमी और कम ऊर्जा घनत्व वाला निम्न श्रेणी का कोयला है। मुलायम होता है, भुरभुरा होता है। प्रश्न नंबर 19 है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली, राजरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दल्ली राजहरा, ठीक है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भिलाई इस्पात के पास है, ठीक है। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में। दल्ली राज कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि लगान और मूल्य आयोग या राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति गन्ने के उचित मूल्य यानी उचित मूल्य निर्धारण करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? ऑप्शन ए, सर HG चैंपियन, जादव पायुंग, डिट्रिच बैड्रिस या EP स्टीबिंग? क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए, सर HG चैंपियन। कब? 1936 में पहले व्यक्ति थे। ये 5 प्रमुख प्रकार, कितने प्रकारों में वनों को बांटे थे? 5 प्रमुख और साथ में 16 उप प्रकारों में
वर्गीकृत किए थे? ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। कितने? 5 प्रमुख प्रकार, 16 उप प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया था, वन प्रकारों का। कब? 1936 में। किसने? सर एच.जी. चैंपियन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं कि सर एच.जी. चैंपियन 1936 में भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। चैंपियन और क्षेत्र वर्गीकरण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ मेन बात 5 प्रमुख प्रकार, 16 उप प्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, यानी सागौन के वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं। सागौन एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, चलिए उष्णकटिबंधीय वृक्ष है और पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे बड़े सागौन के जंगल हैं। यह सागौन की लकड़ी अग्रणी उत्पादों में से एक है, उष्णकटिबंधीय है और मुख्य रूप से पर्णपाती जंगलों में यह पाई जाती है, खासकर मध्य एवं दक्षिण भारत में। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी कावेरी। नागार्जुन बांध आपका बना है कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी पर बना है। किस पे? कृष्णा नदी। ठीक है, इसको याद करने का ये भी तरीका है कि नागार्जुन, अर्जुन किससे संबंधित है? कृष्ण से, उन्हीं के सारथी थे, तो कृष्णा नदी पे है। अच्छा, ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये किन 2 राज्यों के बीच में है? कृष्णा नदी किन 2 राज्यों के बीच में है? पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन दोनों नदियों की सीमा का निर्धारण करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े चिनाई वाले बांधों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े चिनाई बांध, अब देखेंगे चिनाई बांधों में से एक है। इसको चिनाई बांध भी कहते हैं। नागार्जुन बांध, नागार्जुन है तो कृष्णा नदी, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी परियोजनाओं से भी पेट में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 2021 का प्रश्न है। 24 अगस्त को यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये है कि चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी यानी सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही जवाब ऑप्शन ए चिनाब होगा। क्या? चिनाब। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि भारत मानक यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी आपका भारत का विस्तार भी आपको देखना होगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, उत्तर से पश्चिम भारत की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना IST यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, हाँ, GMT से आगे है, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, दमन और दीव, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यानी इसका सबसे छोटा द्वीप ऑप्शन डी लक्षद्वीप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 32 वर्ग किमी में। कितने? 32 वर्ग किमी में। ठीक, यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। कितनी प्रवाल द्वीपों का समूह? ये 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप कितने प्रवाल द्वीपों का समूह है? 36। किस सागर में? अरब सागर में। कितना वर्ग मील है? 32 वर्ग मील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है?
यहाँ राज्य की बात की जा रही है। निम्नलिखित की क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा राज्य सबसे छोटा? सिक्किम, गोवा, मेघालय या मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गोवा। ऑप्शन बी, गोवा। अच्छा, कितना है इसका? यानी 3702 वर्ग किमी में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, कि चुबी मूरा, जो कि 2023 का प्रश्न है। जहां आप बड़ा प्रश्न देखेंगे 2023 का, क्योंकि 2023 का जो शिफ्ट था वो सबसे ज़्यादा अभी तक पेट में रहा, तो उसी हिसाब से भी आपको पढ़ाई करनी होगी। प्रश्न में कुछ खास नहीं है, बस प्रश्न की प्रकृति को बड़ा कर दिया। चुबी मूरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवारों पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28, ठीक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। कहाँ पे? त्रिपुरा में। इसको एक और नाम से, जो चुबी मूरा है, चुबी मूरा को छबी मूरा भी कहते हैं, या गोमती नदी के तट में। क्या अगर कहीं छबी मूरा प्रश्न को अगर बदल के दे दे तो आप घबराइएगा वहीं, इसको छबी मूरा भी कहते हैं। ये गोमती नदी के तट पर है, ठीक है, पहाड़ी दीवारों पर चट्टानों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रश्न को हम करते हैं। 29 प्रश्न क्या है कि लोक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यानी आप ये प्रश्न करके आपको ये अंदाजा लग सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी, विश्व में सबसे बड़ा झील, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये सारी चीज़ें आपको विश्व में, भारत में प्रथम जो है इनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक आइडिया के लिए हम PYQ देखते हैं, और ज्योग्राफी के जितने PYQ हैं एक ही साथ देख लेंगे कि पिछले 3 साल में 10 शिफ्ट में एक शिफ्ट में 5 प्रश्न पूछता है ज्योग्राफी से, तो यानी 50 प्रश्न पूरा इनका पोस्टमार्टम आज कर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 29वां प्रश्न करते हैं कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी केन्या, या ऑप्शन डी ओमान। ये किस जिले में, किस देश में? ऑप्शन सी केन्या में है। कहाँ पे है? केन्या में। लेक तुर्काना कहाँ पे है? केन्या में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी भारत विश्व का प्रथम आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे नदी, घाटी, जलप्रपात, सुंदरवन डेल्टा, ये सारा चीज़, डेल्टा सॉरी मैं उत्तर ही बोल दिया, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सुपिरियर झील, ऑप्शन सी कैप्सियन सागर, या ऑप्शन डी बैकाल झील। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 30, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैप्सियन सागर। ठीक है, कैप्सियन सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि GMT का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम या उनका व्याख्या करना है। ऑप्शन ए ग्रीनविच मेगा टाइम, ऑप्शन बी ग्रीनविच मेन टाइम, या ऑप्शन सी ग्रीनविच मिड टाइम, या ऑप्शन डी गोल्ड मीन टाइम। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम, इसको कहते हैं। ठीक है, ये IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटे 30 मिनट भारतीय मानक समय इससे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था। 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है। तो हम देखेंगे प्रश्न 32, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया? 24 जोनों में बांटा गया। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने में। कितना डिग्री पूरा पृथ्वी घूमता है? 360 डिग्री। ठीक है,
था 24, यानी 15 प्रति समय क्षेत्र पर, यानी 15 देशांतर पर, 15 डिग्री देशांतर पर एक जोन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिए कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्या है आप ध्यान से पढ़ चुके। ऑप्शन है टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। ठीक है, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन का ये उत्पादन करता है। अकेले ब्राजील में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील में अमेजन वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, चलिए ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया तक फैला हुआ है, पूरा ऐसे ब्राजील का नक्शा आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, 20% अकेले O2 पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के में जितना ऑक्सीजन उत्पादन होता है उसमें 20% की हिस्सेदारी इस अकेले जंगल की है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, ये 2023 का प्रश्न है। जैसे ही बड़ा प्रश्न 2023 का होगा, शिफ्ट दूसरा है 28 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या है पढ़ते हैं कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शुभ वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी बाल मसी, ऑप्शन सी प्रारंभिक वर्षा ऋतु, या ऑप्शन डी बाल वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट। ये प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से, बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल के गर्म होने को संदर्भित करता है ये। ठीक है, वहीं से ये उठता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? ऑप्शन ए नामीब रेगिस्तान, ऑप्शन बी सुनेरा रेगिस्तान, ऑप्शन सी अटाकामा रेगिस्तान, या ऑप्शन डी रब अल खली रेगिस्तान। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी रब अल खली रेगिस्तान। ठीक है, ये 250 मीटर या 820 फीट ऊंचे बड़े रेत के टीले मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, रब अल खली रेगिस्तान। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका नाम है खाली क्वार्टर। ठीक है, चलिए इसको एक नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रब अल खली रेगिस्तान, उस जलद मरुमध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। 2023 का प्रश्न है, 28 अक्टूबर को पूछा गया था। शिफ्ट दूसरा है ऑप्शन ए फार्मोसा जलद मरुमध्य, बास्फोरा जलद मरुमध्य और सुंडा जलद मरुमध्य या मलक्का जलद मरुमध्य। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुंडा। कौन सा? सुंडा जो है ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है या अलग करता है, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर यानी सुंडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 से कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होती है, इसे किस नाम से जानते हैं? कुछ स्थानों पर जो भूजल है यानी धरती का जो जल है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, जलभृत। किस नाम से? जलभृत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। यह जल स्तर के नीचे पाया जाता है। इसमें संग्रहित पानी के कुओं या बोरहोल के माध्यम से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? बोरहोल के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि मिट्टी, बड़ा क्वेश्चन 2023 सीधे से, यानी आपको बता रहा है कि ये अब 2025 का पेट आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस 2027 से चुनाव से पहले जितनी भी भर्तियाँ होनी है इसी पेट के आधार पे होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि मिट्टी के कड़ों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इसे परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जल तालिका यानी वाटर टेबल। क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं, जल तालिका। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, जल तालिका, वाटर टेबल। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाली संसाधन निम्नलिखित में से कौन सी है? सूरज की रोशनी, वन, वायु या पानी। 39वां प्रश्न आसान है, थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन होगा। बताइए, दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाली संसाधन क्या है और इसे काफी समय लगता है? वन। कौन सा? वन। दुनिया में सबसे तेजी से घट रहा है वन आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 40 है 2023, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 2023 का। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। इसमें एनपीसीसी के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से पढ़िएगा। कुल आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 मिशन। कितने? 8 मिशन लॉन्च किए गए, यानी एनपीसीसी के द्वारा कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। या ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कब बना था? 1992 के रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में अवस्थित थे, उसी के शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इससे संबंधित कार्य 1992 से प्रारंभ हुए। कहाँ? ब्राजील में 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, पाइप प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस या डी, ऑक्सीजन। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस। कौन सी? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस में CO2 याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, CH2, N2O और CFCS। ठीक है, ये वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती हैं और पृथ्वी के औसत तापमान को धीरे 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 वृद्धि करते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? मीथेन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। ये 2022 का प्रश्न है, यानी ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा कि कौन सी क्लाइमेट से जुड़ी हुई कौन सी परियोजना कब लाई गई, कौन से मिशन लाए गए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देखनी होगी। PYQ देखने का यही मतलब होता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों में समरूपता क्या है और अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑर्गन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस 6 क्वेश्चन और कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। देखिए
4 प्रश्न हो चुके ग्लोबल वार्मिंग से। कितने प्रश्न अभी तक हो चुके? 4 प्रश्न। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न 44 ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है क्या है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, या ऑप्शन डी ये सभी? बताइए। ऑप्शन डी ये सभी, यानी सब कुछ तो है, मौसम जलवायु से ही संबंधित है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, समुद्र का आकार बढ़ रहा, फसल पैटर्न में परिवर्तन होगा, सूखा है, कहीं बाढ़ है, इस तरीके का, ये सभी यानी तीनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित यानी फिलिंग करना है को अवशोषित करते हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। 45 का सही जवाब क्या होगा? 45 का सही जवाब होगा अवरक्त विकिरण, इसी को अवशोषित करते हैं, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी अवरक्त विकिरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? लगभग 7-8 प्रश्न एक ही प्रकार के आ रहे हैं। आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और खास करके प्रदूषण से संबंधित, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित, रामसर साइट से संबंधित ये प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन 46 का सही जवाब क्या होगा? ये कोई वास्तविक छिद्र नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? प्लूटो, मैकमेक, होमिया, या सेरेस? क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेरेस। कौन सा? ऑप्शन डी सेरेस। ठीक है, यह आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुब्धग्रह बेल्ट में ये अवस्थित है। यानी आपका यह मंगल है, बृहस्पति है, इसके बीच में जो क्षुब्धग्रह का जो बेल्ट है उसी में ये अवस्थित है सेरेस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वसंत विषुव होता है कब होता है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को, या डी 18 जून को? क्वेश्चन नंबर 49। चलिए बताइए। ऑप्शन बी 21 मार्च को। वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। ठीक है, इस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात की लंबाई यानी दिन इक्वल टू रात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 50 है, सेकेंड लास्ट, के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? मंगल, पृथ्वी, बुध और चंद्रमा? बुध सही लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुध। कौन से? एक मिनट, बुध। ठीक है, यह सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। ठीक है, यह सबसे गर्म ग्रह नहीं मानिएगा कि सबसे सूर्य के नजदीक है तो सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि सूर्य के पास, जो अगला प्रश्न पूछ लिया कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो यानी जो सूर्य के पास है वो सबसे गर्म ग्रह है, ऐसा नहीं है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे नजदीक बुध है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क लोगो का उपयोग, ठीक है, एक जो लोगो होता है, ठप्पा जिसे कह सकते हैं, कृषि उत्पाद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, विद्युत वस्तुओं के लिए, या जेवर के लिए? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जेवर के लिए। हॉलमार्क का निशान सोने के जेवरों पर तो देखा जाता है, सोने से निर्मित वस्तुओं पर जो जेवर आभूषण बनाए जाते हैं। इसे कौन? भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आप जान लीजिए, BIS का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, चलिए वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके कोई सुझाव है या कोई कमेंट है तो ज़रूर हमें बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।